हे गाइस, आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। और इसी के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इट ऑलवेज हेल्प्स अगर आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मालूम हो कि चैप्टर किस बारे में है। क्लास 7 की हिस्ट्री कवर्स द पोर्शन बिटवीन 700 टू 1750। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली 1000 years हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे और ये चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन है। इसमें हम ये समझेंगे कि हिस्टोरियंस इन 1000 years के बीच में जो चेंजेस हुए हैं उनको कैसे समझते हैं। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्टोरियंस की हेल्प करती हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, और उन्हीं चीजों को हमने 7 ब्रॉड टॉपिक्स में यहाँ डिवाइड कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टेक्स्ट। नाउ देयर आर 2 people, अल-इदरीसी एंड गियोम द लाइल। अल-इदरीसी एक जोग्राफर थे। गियोम द लाइल ने एटलस नूवो लिखी थी, एक बुक है एटलस नूवो, वो लिखी थी। और ये दो लोग 2 डिफरेंट सेंचुरीज को बिलोंग करते हैं। अल-इदरीसी वाज फ्रॉम द 12th century और गियोम द लाइल वाज फ्रॉम द अर्ली 18th century। तो ये 2 बहुत ही डिफरेंट लोग हैं, पर इनमें कॉमन क्या था? आंसर बहुत सिंपल है, दे बोथ ड्रू मैप्स। अब यहीं पे देयर समथिंग व्हिच इज गुड टू नो। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कार्टोग्राफर्स थे। तो अब इन दोनों ने जो मैप्स बनाए थे, एक बार उस पे नजर डालते हैं। द फर्स्ट मैप वाज मेड बाय अल-इदरीसी एंड द सेकंड मैप वाज मेड बाय गियोम द लाइल। अल-इदरीसी एक अरब जोग्राफर थे और ये मैप उन्होंने 1154 सीई में बनाया था, विच इज ऑल्सो 1154 एडी। इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक बड़ा सा मैप बनाया था, और ये वाला जो पार्ट है मैप का, दिस शोज द डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो दूसरा वाला मैप है, दैट वाज मेड बाय गियोम द लाइल एंड ही वाज अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। ये वाला मैप बना था 1720s में, और इन्होंने लिखी थी एटलस नूवो। उसमें बहुत सारे मैप्स थे, जिसमें से ये वाला जो मैप है ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का है, और ये एटलस नूवो में पब्लिश हुआ था। अब दोनों मैप्स में डिफरेंट क्या है? सरप्राइजिंग बात यह है कि दीज 2 मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। अल-इदरीसी का जो मैप है उसमें साउथ इंडिया वहां पे बनाया गया है जहां पे एक्चुअली नॉर्थ इंडिया है। श्रीलंका जो आइलैंड है वो हमें मालूम है वो नीचे की तरफ है, लेकिन अल-इदरीसी के मैप में वो ऊपर की तरफ मार्क्ड है। अल-इदरीसी ने अपने मैप में प्लेसेस की जो जगह है उनको अरबिक में लिखा है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ वेल नोन नेम्स, मतलब जो हमें मालूम है, जैसे कन्नौज, वो उस समय भी यूज होते थे, बट इट वाज रिटन विद अ क्यू, जो आज हम के से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नाम तब से चला आ रहा है। तो अब देखते हैं व्हाट्स डिफरेंट इन गियोम द लाइल्स मैप। ये मैप नियरली 600 years बाद बना था अल-इदरीसी के मैप से, और इस टाइम के अराउंड काफी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में। आपको देख के ही मालूम पड़ा होगा कि ये वाला जो मैप है ये हमारे लिए ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि ये हमारे आज के मैप से ज्यादा मैच करता है। और सरप्राइजिंग बात ये है कि जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी मार्किंग्स काफी डिटेल में करी गई हैं। ये वही मैप है जो यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपनी शिप्स लेके दूर दूर के देशों में ट्रैवल करने के लिए निकलते थे, तो वो यही मैप्स यूज करते थे। तो व्हाई डिड वी स्टडी अबाउट दीज मैप्स? कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझने के लिए। अब हमें मालूम है कि द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड फ्रॉम द 2 periods। अल-इदरीसी के टाइम पे जो कार्टोग्राफी की प्रैक्टिस थी वो गियोम द लाइल के टाइम तक काफी चेंज हो चुकी थी, काफी ज्यादा डिटेल्ड हो चुकी। तो इससे हमें समझ में आता है कि हिस्टोरियंस जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या मैप्स या डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं पास से, सो दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन से एरा को बिलोंग करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करी गई थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिस्टोरियंस इज टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? कौन से टर्म्स यूज किए जाते थे। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हिस्ट्री की, दे एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, और ये लैंग्वेजेस जो हैं ये ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिडीवल पीरियड में जो पर्शियन बोली जाती थी और मॉडर्न पर्शियन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ना सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में, लेकिन एक्चुअली जो वर्ड्स की मीनिंग्स हैं वो तक चेंज हो गए। तो आज उसी वर्ड का मीनिंग कुछ और है। तो अगर आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान नहीं देंगे, सो यू विल एक्चुअली एंड अप इन्फरिंग द रॉन्ग मीनिंग। आप उसका गलत मतलब समझ लेंगे। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है द यूज ऑफ द वर्ड हिंदुस्तान। ओवर द इयर्स इस वर्ड ने बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स रिप्रेजेंट किए। जैसे 13th century में दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय मिन्हाज-ई-सिराज। ये एक क्रॉनिकलर थे जो पर्शियन में लिखते थे। क्रॉनिकलर का क्या मतलब हुआ? ऐसा इंसान जो वो सारी चीजें लिखता हो जो उस समय हो रही हैं, उस पीरियड के सारे इवेंट्स को ये नोट डाउन करते थे। तो इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था पंजाब, हरियाणा और जो लैंड गंगा और यमुना रिवर के बीच में लाया करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और इन्होंने ये टर्म जो है ये पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था। पॉलिटिकल सेंस मतलब जो भी लैंड दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ रहा था। दिल्ली सल्तनत एक एम्पायर था जो दिल्ली के सुल्तान्स थे,
उनके अंडर में जो भी एरिया आता था उनके एम्पायर में, उस एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान के टर्म्स में डिफाइन किया था। तो उसका एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन हो गया, पॉलिटिकल मतलब हो गया इस वर्ड का। तो जब भी दिल्ली सल्तनत का एम्पायर चेंज होता था, मतलब वो कोई नया लैंड कॉन्कर करते थे या अपना कोई लैंड लूज कर देते थे वॉर में, तो जब भी उनके एम्पायर की बाउंड्रीज चेंज होती थी, सो द एक्सटेंट या द एरिया डिफाइंड बाय द वर्ड हिंदुस्तान ऑल्सो चेंज, बिकॉज हिंदुस्तान वर्ड वॉज यूज टू डिस्क्राइब देयर एम्पायर, राइट। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि उस वक्त इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। फिर बाद में अर्ली 16th सेंचुरी में द टर्म हिंदुस्तान वॉज यूज्ड बाय बाबर। बाबर भी एक किंग थे, बाबर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना बता दूं कि इंडिया में आगे चल के एक मुगल एम्पायर आया था एंड बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी एंड द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग ऑन द सबकॉन्टिनेंट। उनकी कल्चर और इस लैंड की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। इसी से सिमिलर यूजेज किसने किया था? आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो एक पोएट थे और उन्होंने हिंद वर्ड का यूज किया था 14th सेंचुरी में टू डिस्क्राइब द सेम एरिया ज्योग्राफिकली एंड द कल्चर ऑफ द पीपल। तो आप देख सकते हैं कि इसी वर्ड को कितनी डिफरेंट मीनिंग्स एलोकेट किए गए थे ओवर द इयर्स। फिर फाइनली 21st सेंचुरी में, मतलब अभी, नाउ वी अंडरस्टैंड द टर्म हिंदुस्तान एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। इसके पहले इंडिया जैसी एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी का आइडिया तो एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब ऐसी कोई कंट्री हो या ऐसी कोई जगह हो जिसका कल्चर और जिसकी ज्योग्राफी एक हो, लेकिन उसके लिए कभी हिंदुस्तान वर्ड यूज नहीं किया गया। सो दिस वर्ड डिड नॉट कैरी द सेम पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग दैट इट डज टुडे। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो टर्म्स को कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उसी वर्ड का कुछ और मीनिंग हो सकता है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल है फॉरेनर। ये इतना सिंपल सा वर्ड है, आज कोई भी इंसान जो इंडियन नहीं है उसको हम कहेंगे फॉरेनर, राइट। लेकिन मिडिवल पीरियड में, जिस पीरियड की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उस समय किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी आउटसाइडर को फॉरेनर बोला जाता था। कोई भी ऐसा इंसान जो उस सोसाइटी या कल्चर का हिस्सा नहीं है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हिंदी में हम इसी चीज को परदेसी बोलते हैं और पर्शियन में अजनबी। तो मिडिवल टाइम्स में हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई सिटी में रहने वाला किसी फॉरेस्ट ड्वेलर से मिलता था, मतलब किसी ऐसे इंसान से मिलता था जो फॉरेस्ट में रहता है, तो उसके लिए वो फॉरेनर हो गया, क्योंकि वो उसकी सोसाइटी और उसके कल्चर से मैच नहीं करता। सिमिलरली अगर दो फार्मर्स हैं जो सेम विलेज के हैं, तो वो लोग भले ही डिफरेंट कास्ट के हों या डिफरेंट रिलीजन के हों, लेकिन उनके लिए आपस में वो फॉरेनर्स नहीं है। लेकिन एनीवन हु कम्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द विलेज इज अ फॉरेनर। एंड दैट इज वाई टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस, कि अगर उन्होंने गलत टर्म्स यूज किए तो इसका मतलब पास्ट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। हिस्टोरियंस जो हैं ये अलग अलग टाइप के सोर्सेज पढ़ते हैं जिससे ये पास्ट को डेसिफर कर सके। लेकिन कब कौन सा सोर्स यूज करना है ये इनको कैसे मालूम पड़ेगा? द सोर्स दे यूज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द पीरियड दे आर स्टडिंग, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं। और द सेकंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं। क्लास 7th की जो बुक है इसमें 700 से लेके 1750 तक की जो हिस्ट्री है वो कवर करी गई है। सो दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1000 years। और 1000 years में आपको भी मालूम है कि हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज निकल आएंगे, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 1000 years तक की हिस्ट्री पता लगाना इज ऑब्वियसली नॉट एन ईजी टास्क। इस टाइम पीरियड के जो भी सोर्सेज हैं, काफी सारे ऐसे हैं जो आपस में डिसकंटिन्यूअस हैं। मतलब एक से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो जहाँ पे खत्म हो रही है, नेक्स्ट वाला सोर्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कहीं और से स्टार्ट हो रही है। सो इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। और इस पीरियड की एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस टाइम पीरियड में जितने भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे उनका नंबर काफी इंक्रीज कर गया। मतलब 700 से लेके 1750 तक देयर वर अ लॉट ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स व्हिच वर अवेलेबल टेक्स्ट फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं दे रिप्लेस्ड अदर काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। बाकी सोर्सेज कम हो गए और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गए। पर ऐसा क्यों हुआ? उसका भी एक रीजन है। इस पीरियड के दौरान पेपर जो है ये ग्रेजुअली चीप होता गया और ज्यादा वाइडली अवेलेबल हो गया, और इसीलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स बढ़ गए। तो पेपर को किस लिए यूज करते थे? रिलीजियस टेक्स्ट लिखने के लिए, रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, मतलब उन्होंने किस समय कौन सा वॉर लड़ा, कौन सी जगह को कॉन्कर किया, एक्सेट्रा। सेंट्स की टीचिंग्स लिखने के लिए, अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सब लिखने के लिए, और अकाउंट्स और टैक्सेस मेंटेन करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, आपको मालूम है मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स। अब क्योंकि ये इतने प्राइज्ड हो गए थे और अब ये इतने फैशन में आ गए थे कि जो वेल्दी पीपल थे, रूलर्स थे, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने लग गए। बाद में जब हम लोगों को ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले तो हमने इनको लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रख दिया। अब यहीं पे जान लेते हैं कि आर्काइव्स क्या होते हैं।
ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है। आज सारी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आर्काइव्स हैं जहाँ पे वो अपने पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को रखते हैं, स्टोर करते हैं। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और वर्ड जान लेते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स। ये ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं और इनको मिनिएचर इनके साइज की वजह से कहा जाता है, बिकॉज दे आर सो स्मॉल। ये मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स में। मतलब अगर मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ लिखा है तो उसको और अच्छे से डिपिक्ट करने के लिए वो मिनिएचर पेंटिंग्स बना देते थे साइड में। लेकिन ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती थी कि बाद में जो कलेक्टर्स थे वो काफी बार मैन्युस्क्रिप्ट को हटा के सिर्फ पेंटिंग अपने पास कलेक्ट कर लेते थे। अब सोर्सेज तो हमें मालूम पड़ गए और हमें ये भी मालूम पड़ गया कि पेपर या टेक्सचुअल सोर्सेज जो थे वो बढ़ गए थे। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दीज सोर्सेज? ये जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ये तो अच्छी बात है, बट दे आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू यूज। जैसे कि देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, तो सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो हाथ से लिखी जाती थी और जो नेक्स्ट बंदा उसकी कॉपी बनाता था वो भी उसको हाथ से ही लिखता था। तो लिखने में काफी बार आपको भी मालूम होगा, अगर आप कभी भी कुछ कॉपी कर रहे हैं कहीं से तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। सो एज स्क्राइब्स कॉपीड दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स दे इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। तो हर मैन्युस्क्रिप्ट की जो कॉपी बनती थी वो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होने लग गई ओवर द इयर्स, क्योंकि सेंचुरीज तक ये कॉपी होती रही। सो द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटैंशियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनली वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक वो कॉपी होते होते उसका मतलब कुछ और ही निकल आया। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज हमें काफी बार ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिलती ही नहीं है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो सबसे पहले लिखी गई होगी तो उसके मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉपीज मेड बाय द स्क्राइब्स। स्क्राइब्स जो भी कॉपीज बनाते थे हमें उसको रेफर करना पड़ता है और इसीलिए बेचारे हिस्टोरियंस को अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, उनके अलग अलग वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं सेम ही टेक्स्ट के, जिससे वो गेस कर पाए कि ओरिजिनल ऑथर क्या कहना चाहते थे। सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम्स डोंट एंड हियर। अभी एक और प्रॉब्लम है, कभी कभी ऑथर्स अपने ही क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे। मतलब उन्होंने अभी कुछ लिखा, फिर 2-3 साल बाद उनको कुछ डिफरेंट फील हुआ तो उन्होंने उसी का कोई दूसरा वर्जन लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने पहले अपना क्रॉनिकल लिखा 1356 में, फिर 2 साल बाद उन्होंने इसी क्रॉनिकल का एक दूसरा वर्जन लिखा। क्रॉनिकल का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब किसी भी इम्पोर्टेंट या हिस्टोरिकल इवेंट के फैक्ट्स को आप उस ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में दे हैपेंड, तो हम उसको क्रॉनिकल कहते हैं। तो इन्होंने 2 क्रॉनिकल्स लिखे 1356 में एंड 1358 में। और इससे हिस्टोरियंस के लिए क्या प्रॉब्लम हो गई, 1960s तक उनको मालूम ही नहीं था कि 1356 का भी कोई वर्जन है। They only got the 1358 version. 1356 वाला version was lost in large library collections. अब यहाँ पे एक थर्ड प्रॉब्लम भी है। Different kinds of handwritings made reading the manuscripts very difficult. अलग अलग scribes लिखते थे और उनकी handwritings different थी, especially in languages like Persian and Arabic. तो उनकी handwritings को figure out करना is a problem in itself. For example, Persian या Arabic में 2 writing styles हैं, नस्तालिक स्टाइल जो कर्सिव होता है और पढ़ने में आसान होता है, लेकिन यही एक दूसरा स्टाइल है शिकास्ते स्टाइल। ये थोड़ा डेंस होता है और पढ़ने में ज्यादा मुश्किल होता है। सो व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स वर रिटन इन द मोर डिफिकल्ट स्टाइल, उसको पढ़ना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ऑब्वियस सी बात है कि 1000 years में बहुत सारे नए सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स आए होंगे, लेकिन हाउ डू दीज हेल्प हिस्टोरियंस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट? जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 1000 years की हिस्ट्री पढ़ना इज अ वेरी बिग चैलेंज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स इन दिस पीरियड। स्केल का मतलब कितने सारे और वैरायटी का मतलब कितने टाइप के। सो अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ चेंजेस हैपेंड ड्यूरिंग दीज 1000 years। फॉर एग्जाम्पल नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई एंड दैट टू इन डिफरेंट फील्ड्स। जैसे इरिगेशन के फील्ड में पर्शियन व्हील डेवलप हो गई, वीविंग के फील्ड में स्पिनिंग व्हील आ गई और कॉम्बैट्स में फायर आर्म्स यूज होने लग गए। इसी तरह से नए लोगों के साथ और क्या आया, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी, ये सब हमारे सबकॉन्टिनेंट में बाहर से आया था। सो एज न्यू पीपल बिगैन कमिंग टू आवर सबकॉन्टिनेंट, उनके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी, फूड और नए आइडियाज भी आ रहे थे। एंड दैट इज वाई वी कैन से कि 700 से 1750 का ये जो अप्रोक्सीमेट 1000 years है, दिस सॉ अ लॉट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। और इन चेंजेस को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। Period of great mobility, a period of gaining political importance, a period of change in habitat and a period of social changes. अगर आप देखें तो आप चारों को किसी एक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। A period of great mobility मतलब इकोनॉमिक चेंजेस,
लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे इन सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, और क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी वेल्थ कमाने की, बहुत ऑफर्स थे, बहुत पोटेंशियल था, सो अ लॉट ऑफ पीपल केम टू आवर सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द आउटसाइड. द सेकेंड चेंज विच वी डिस्कस्ड वॉज पोलिटिकल. तो ये ऐसा भी पीरियड था जिसमें बहुत सारे लोगों को पोलिटिकल इंपॉर्टेंस मिल रही थी, जैसे कि द राजपूत्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. और भी लोग थे जैसे द मराठास, सिख्स, जट्स, अहोम्स एंड कश्यप्स. ये एक कास्ट होती है जो स्क्राइब्स की होती है. तो ये सारे दूसरे ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिन्होंने गेन करी थी इस पीरियड में वो थे राजपूत्स. ये जो राजपूत वर्ड है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ अ रूलर. सो 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ये वर्ड किसी भी क्षत्रिय वॉरियर्स के ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था. इट वॉज नॉट वेरी स्पेसिफिक. और इस वर्ड के अंडर में सिर्फ रूलर्स या चीफटेन्स नहीं आते थे. इट ऑल्सो इंक्लूडेड सोल्जर्स एंड कमांडर्स इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट किंग्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी किंग्स थे, उनकी जो आर्मीज थी, हर आर्मी के सोल्जर और कमांडर को आप राजपूत कह के बुला सकते थे. सो राजपूत वॉज अ टर्म विच वॉज जनरली यूज्ड फॉर क्षत्रिय वॉरियर्स, एंड देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जो माना जाता था कि राजपूत फॉलो करते हैं, जैसे कि एक शिवलरिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट. व्हाट इज दिस? ऐसा बिहेवियर जिसमें विमेन की रिस्पेक्ट करी जाती है. अ वेरी पोलाइट जेंटलमैन लाइक बिहेवियर. ये भी माना जाता था कि राजपूत्स हैड एक्सट्रीम वेलर. वो बहुत ही ब्रेव थे, उनके अंदर बहुत करेज होता था. एंड दे हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी. वो जिसके साथ काम करते थे उसको कभी धोखा नहीं देते थे. तो राजपूत के ऊपर बहुत सारी पोयम लिखी जाती थी और सारे पोएट्स यही क्वालिटीज डिस्क्राइब करते थे इन अ राजपूत. नाउ वी कम टू द थर्ड चेंज, अ पीरियड ऑफ चेंज इन हैबिटेट. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स. क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था तो लैंड चाहिए था, उसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर का एक्सटेंट बढ़ गया था. लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट क्लियर हो रहे थे तो फॉरेस्ट में जो लोग पहले रहते थे, अब उनको अपने फॉरेस्ट से बाहर निकल के विलेजेस में रहना पड़ रहा था. तो इनमें से काफी फॉरेस्ट ड्वेलर्स अब पेजेंट्स बन गए थे, जो लैंड टिल करते थे और फार्मिंग करते थे. अब यहीं पे जान लेते हैं समथिंग विच इज गुड टू नो. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू टू थिंग्स, द एनवायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स. जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट कैसा है और वहां के जो लोग हैं जो वहां रह रहे हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसी है, इस पूरे के कॉम्बिनेशन को हैबिटेट कहा जाता है. सो वी कवर्ड 3 चेंजेस. नाउ वी कम टू द 4th चेंज विच इज सोशल चेंजेस. क्योंकि किसी भी ह्यूमन की लाइफ में 4 टाइप के ही चेंजेस होते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल. अब क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैड बिकम फार्मर्स, दे स्टार्टेड टिलिंग लैंड, तो दे नाउ बिगैन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इन द सोसाइटी. सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग कल्चर था उससे अफेक्ट होने लग गए थे. और एग्जिस्टिंग सोसाइटी तो आपको मालूम है कितनी कॉम्प्लेक्स थी, उसमें कास्ट्स भी थे, उसमें डिविजन्स थे. सो नाउ दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज. दे वर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस. और अब ये पेजेंट्स जो पहले फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जब ये फार्मिंग करने आए तो किसी को ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड मिला, किसी को कम प्रोडक्टिव लैंड मिला. कुछ कैटल को भी पालने लग गए, कुछ आर्टिजन्स बन गए, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए. सो बिकॉज सो मेनी डिफरेंसेस इमर्ज्ड, तो इनमें भी काफी सारे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए थे. और इन डेवलपमेंट्स की वजह से सोसाइटी पहले से ही डिफरेंशिएटेड थी, अब और ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो गई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई. देयर वर मोर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस नाउ. इससे जन्म हुआ एक नई चीज का, विच इज जातीज. Because society became more differentiated, people were now grouped into जातीज और सब कास्ट. और जाति का डिवीजन किस बेसिस पे होता था? Based on their backgrounds and their occupations. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है. This is not like regular caste system. यहाँ पे जो रैंक्स हैं वो फिक्स नहीं होती थी परमानेंटली. अगर आपके पास पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो आप ग्रेजुअली ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उस जाति की पोजीशन सोसाइटी में चेंज हो जाएगी. So they could change on the basis of power, influence and resources controlled by the members of the जाति. और ऐसा भी नहीं है कि एक एरिया में उस जाति का जो स्टेटस है पूरे इंडिया में उस जाति का वही स्टेटस होगा. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति could differ from area to area. कहीं पे हो सकता है वो कम पावरफुल हो, कहीं पे हो सकता है वो ज्यादा पावरफुल हो. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जातीज अपने रूल्स खुद बनाते थे कि उनकी जाति का कोई भी मेंबर मिसबिहेव ना करे, गलत काम ना करे. सो जातीज मेड देयर ओन रूल्स. और इन रूल्स को इन्फोर्स कौन करता था? These rules were enforced by an assembly of elders. जो उस जाति के बड़े बूढ़े लोग थे, they used to enforce these rules. और काफी एरियाज में ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को जाति पंचायत कहा जाता है. लेकिन यहाँ पे there is something to remember. जाति और विलेज में क्या डिफरेंस है? जातीज were also required to follow the rules of the villages. ऐसा नहीं है कि जाति के अलग रूल्स हैं so they can just follow their own rules. जाति is still part of a village. वो एक विलेज में रहते हैं और उनको विलेज के रूल्स भी फॉलो करने. और विलेजेस को कौन गवर्न करते थे? chieftains, and they were in charge of several villages. जाति और विलेज आपस में मिलके they formed only a very small unit of the entire state.
किंग का जो भी स्टेट होता था, जो भी एम्पायर होता था, उसका एक छोटा सा ही हिस्सा होता था विलेज और जाति, और उनमें भी इतने सारे डिफरेंसेस होते थे, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल डिफरेंसेस. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द सोसाइटी हैड बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड इन दीज 1000 years. Regions and empires. ये जो अप्रोक्सीमेटली 1000 years की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी एम्पायर्स इमर्ज्ड और इन्होंने बहुत लार्ज रीजन्स कवर किए थे, जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स थे. इनके बारे में हम आगे क्लास 7 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे. हमें जनरली इन एम्पायर्स के बारे में कैसे मालूम पड़ता है? बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि प्रशस्तीज. हम क्लास 6 के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रशस्ति क्या होती है. दे आर लॉन्ग संस्कृत पोएम्स जो रूलर्स और उनके एम्पायर्स को डिस्क्राइब करती थी. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसी प्रशस्ति का जो हमें मिली थी एक दिल्ली सुल्तान के बारे में, जिनका नाम था घियासुद्दीन बलबन. इन्होंने 1266 से लेके 1287 तक रूल किया था, और प्रशस्ति में ये मेंशन्ड है कि ये एक बहुत ही लार्ज एम्पायर के रूलर थे. इनफैक्ट द प्रशस्ति स्टेट्स दैट बलबन्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब गजनी या गजाना in the west, to Goda, which is in Bengal in the east, and it also covered all of southern India, मतलब Dravid region. लेकिन historians का ये मानना है कि these are exaggerated claims, मतलब इनका empire actually इतना बड़ा नहीं होगा, ये बढ़ा चढ़ा के प्रशस्ति में लिखे जा रहे थे. Historians इसीलिए ये भी understand करने की कोशिश करते हैं कि rulers ऐसे false claims क्यों करते हैं कि वो इतने सारे regions को control करते थे. आपको याद होगा हमने क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी हंटर्स गैदरर्स से. नाउ वीव कम टू द 700s. और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम के अराउंड बहुत सारे रीजन के अपने खुद के डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशंस हो गए थे, उनकी खुद की लैंग्वेजेस इमर्ज कर गई थी, उनके यूनिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, और हर रीजन को किसी न किसी रूलिंग डायनास्टी से एसोसिएट कर सकते थे. तो ओवरऑल इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैड बिकम वेल डिफाइंड. लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है. एक रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, उनका कल्चर अलग होगा एज कम्पेयर टू दी अदर रीजन्स, जैसा आज भी है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इमर्ज करती है कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, उनके जो एम्पायर्स थे, दे वर पैन रीजनल. इसका मतलब वो बहुत सारे रीजन्स कवर करते थे, एंड सो दैट इम्प्लाइज कि मैक्सिमम एम्पायर्स में अलग अलग टाइप के रीजन्स इंक्लूडेड होते थे, एंड नॉट ऑल ऑफ दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. कुछ ज्यादा स्टेबल थे और ज्यादा सक्सेसफुल थे एज कम्पेयर टू दी अदर्स. यहाँ पे एक छोटा सा एक्सर्प्ट दिया हुआ है. आमिर खुसरो एक पोएट थे और 1318 में उन्होंने ये चीज नोट करी थी, जिसमें ही हैज मेंशन्ड देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड. इनमें से काफी लैंग्वेजेस तो ऐसी हैं जो आज भी हम उनका नाम जानते हैं, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगानी, मालाबारी, अवधी एक्सेट्रा, जिससे ये बात एकदम क्लियर होती है कि उस समय भी कितनी डाइवर्सिटी थी. आमिर खुसरो ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस, संस्कृत भी एक लैंग्वेज थी, पर वो किसी रीजन को कन्फाइंड नहीं थी. ये एक ओल्ड लैंग्वेज है और कॉमन पीपल जो है वो इसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण्स यूज करते हैं. तो हमें मालूम पड़ गया कि 700s के आसपास से ही रीजन्स काफी वेल डिफाइंड होने लग गए थे और उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग गई थी. और ये इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तब विजिबल हुआ जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया. जब वो डिक्लाइन हुआ तो रीजनल स्टेट्स फिर से इमर्ज कर गए, और इसके बाद ये एहसास हुआ कि ये जो एरियाज हैं, ये जो रीजनल स्टेट्स हैं, दे हैड बीन अंडर मोनार्क रूल फॉर सो लॉन्ग. इसका मतलब उनके ऊपर इतने सालों से रूलर्स राज कर रहे थे और इतने बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स ने राज किया था कि इन रीजन्स का कैरेक्टर ही चेंज हो गया था. हर रीजन में कुछ ऐसी लेगेसी बची हुई थी जो उन रूलर्स की थी, उन एम्पायर्स की थी जिन्होंने उन पे रूल किया था. और ये हमें क्लियरली कैसे दिखा? क्योंकि इनमें से काफी सारे रीजन्स, उनके अपने अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस तो थे, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें भी थी जो इन सब में कॉमन थी, जो शेयर्ड थी. देयर वर मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस. तो हर रीजन ने इन 1000 years में ग्रो किया था, लेकिन आइसोलेशन में नहीं ग्रो किया था. काफी सारी चीजें ऐसी भी थी which were common across many regions. Why? Because the same empire had ruled over these regions. Now we come to religions. Religious front पे भी इन 1000 years में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे. पहली बात, रिलीजन क्या होता है? इट इज अ कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी. बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और एक मोर पावरफुल एंटिटी, एक ज्यादा पावरफुल एनर्जी में बिलीव करते हैं. और इसीलिए रिलीजियस बिलीव्स आर दोज बिलीव्स व्हिच आर क्लोजली कनेक्टेड विद हाउ लोकल कम्युनिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली. किसी भी कम्युनिटी के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो उस कम्युनिटी के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इम्पैक्ट होता है. और जब भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस चेंज होती हैं, तो रिलीजियस बिलीव्स उसके साथ चेंज होते हैं. This period saw a lot of changes in Hinduism also, जैसे कि worship of new deities, construction of temples by royalty, and growing importance of Brahmins as dominant groups in the society. नए gods को worship किया जा रहा था,
अब जो किंग्स हैं वो लोग टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे और ब्राह्मण्स और प्रीस्ट्स की सोशल इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। ब्राह्मण्स को इसलिए और रिस्पेक्ट किया जाता था क्योंकि उनको संस्कृत टेक्स्ट आते थे, और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कॉमन पीपल को संस्कृत नहीं आती थी। अब क्योंकि ब्राह्मण्स और प्रीस्ट को वैसे भी रिस्पेक्ट किया जाता था, तो जितने भी नए रूलर्स बन रहे थे जिनको स्टेचर चाहिए था, थोड़ा पावर और पोजीशन चाहिए थी, वो भी ब्राह्मण्स को पेट्रोनाइज करने लग गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट है। तो अगर वो भी अपने आप को ब्राह्मण से एसोसिएट कर लेंगे तो उनको लग रहा था कि उनको भी काफी वही रिस्पेक्ट मिल जाएगी जो ब्राह्मण्स को मिलती है सोसाइटी में। इसी पीरियड का एक और मेजर डेवलपमेंट था द इमर्जेंस ऑफ भक्ति। हमने क्लास 6 में भी भक्ति के बारे में पढ़ा था। ये एक बहुत ही लविंग पर्सनल रिलेशनशिप होता है अपने गॉड के साथ, जहाँ डिवोटीज कैन रीच देयर गॉड बिना प्रीस्ट्स के या बिना इलैबोरेट रिचुअल्स किए हुए। अब यहीं पे जान लेते हैं एक वर्ड का मीनिंग विच इज गुड टू नो। पेट्रन्स कौन होते हैं? An influential wealthy individual who supports another person। जब कोई भी wealthy influential इंसान किसी और को सपोर्ट करता है, स्पेशली आर्टिस्ट्स को या क्राफ्ट्स पर्सन, लर्नड मैन, नोबल्स, इन सबको, तो उसको पेट्रन कहा जाता है। इसी टाइम के अराउंड नए रिलीजन्स भी इमर्ज कर रहे थे। जैसे 7th सेंचुरी में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स सबसे पहली बार कुरान को इंडिया में लेके आए। कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम। बहुत सारे रूलर्स इस्लाम और उलमा के सपोर्टर्स थे। उलमा क्या होता है? लर्नड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स। और ये हमारी तरफ से टारगेट ट्रेजर पॉइंट। थियोलॉजियन क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज और इज अ स्पेशलिस्ट इन रिलीजन। तो उलमा एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनको इस्लाम की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। दे स्टडी द रिलीजन एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन इट। और जैसे कि बाकी रिलीजन्स में होता है, इस्लाम को भी उसके फॉलोअर्स ने डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया था। जैसे कि इसमें 2 डिविजन्स हैं, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स आर दोज फॉलोअर्स जो ये बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, ही वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। और सुन्नी मुस्लिम्स वो फॉलोअर्स होते हैं जिन्होंने अर्ली लीडर्स की अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली थी। अर्ली लीडर्स को कहा जाता है खलीफास। इस्लाम में और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ मेनली इन इंडिया, जिसको कहा जाता है हनफी और शफी। और थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस में भी डिफरेंसेस हैं। थियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। तो एज यू कैन सी, रिलीजन्स वर इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय देयर फॉलोअर्स। और अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमारे लिए टाइम इज सिंपल, कितना बज रहा है। लेकिन फॉर हिस्टोरियंस टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स की सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स, आइडियाज और बिलीव्स कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और इसीलिए टाइम की जो स्टडी है ये आसान बन जाती है अगर हम पास्ट को लार्ज सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें और फिर उसको उन सेगमेंट्स में पढ़ें। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स। लेकिन पीरियड्स को किस बेसिस पे डिवाइड करें, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी टाइम में कुछ शेयर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप उसको मिला के एक पीरियड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिड 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जब वो इंडिया पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इस डिवीजन का बेसिस क्या था कि सिर्फ रूलर का रिलीजन इंपॉर्टेंट है और कोई डेवलपमेंट्स और कोई चेंजेस मैटर नहीं करते। और ऐसा डिवीजन जो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंडेंट हो, ये फॉल्टी होते हैं। क्यों? बिकॉज दे इग्नोर द डाइवर्सिटी ऑफ आवर सबकॉन्टिनेंट। ये और चेंजेस को अकाउंट में लेते ही नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम हिस्टोरियंस आज के टाइम में ये डिवीजन फॉलो नहीं करते। तो आज के हिस्टोरियंस किन फैक्टर्स पे पीरियड्स को डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी भी पीरियड के अगर सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स एक दूसरे से मैच करते हैं, सो दैट बिकम्स वन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली सोसाइटीज एंड अर्ली किंगडम्स जो क्लास 6 में पढ़ा था हमने, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी एक जैसे थे। हंटर्स गैदरर्स से वो ग्रेजुअली एक सेटल्ड सोसाइटी में आ रहे थे और किंगडम्स का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था। सो दैट वाज वन पीरियड। नाउ इन क्लास 7 वी विल स्टडी मिडीवल हिस्ट्री व्हिच इज फ्रॉम 700 टू 1750। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और इस तरह से पीरियड्स को कैटेगराइज किया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हैपेंड इन मिडीवल हिस्ट्री। पहली बात तो जितने भी पैस्टोरल लोग थे, नोमैडिक लोग थे या फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, इनका नंबर काफी रिड्यूस हो गया था। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अब सेटल्ड हो गए थे, और जितनी भी फार्मिंग सोसाइटीज थी उनकी सोसाइटीज बढ़ गई थी। There was also the emergence of regional and outside powers, मतलब invaders. Major religions जैसे हिंदुइज्म और इस्लाम भी डेवलप हो रहे थे, और इसी बीच में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी हमारे सबकॉन्टिनेंट पे आ गई थी। So as you can see, a lot of significant things happened in these 1000 years. बट बिकॉज इस पीरियड में शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर सेंचुरी एक दूसरे से अलग नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, 16th या 18th सेंचुरी वॉज ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट फ्रॉम 8th और 11th सेंचुरी। इसीलिए हम हिस्ट्री को पीरियड्स में तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पीरियड को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ही मुश्किल है।
और फाइनली अ कंपैरिजन बिटवीन मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्योंकि मॉडर्न वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रोग्रेस या ज्यादा इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, लेकिन ऐसा है नहीं। मिडीवल पीरियड किसी भी तरह से प्रोग्रेस या एडवांसमेंट में लैक नहीं कर रहा था। काफी सारी प्रोग्रेस और एडवांसमेंट हैपेंड इन द मिडीवल पीरियड। और कितना एडवांसमेंट हुआ था ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बिकॉज सेवरल रीजन्स ऑफ अ सबकॉन्टिनेंट प्रोग्रेस सो मच दैट दे अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इतनी प्रोग्रेस हो रही थी कि यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनकी नजर पड़ी एंड दे ऑल्सो वांटेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस। इसी के साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इट वॉज अ वेरी वास्ट चैप्टर जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज शो अस सम लव, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। I'll see you guys with the next chapter. तब तक के लिए stay safe और मजे में पढ़ाई करिए। Bye bye.